पण इथून करू मीटिंग. गुड मॉर्निंग, जय हिंद, हरिओम. आज आपण मसाज थेरपी, मालिश चिकित्सा मर्दन या विषयावर डॉक्टर राजेश जी भोंडे सर यांचा हा क्लास असणार आहे. आज त्यामध्ये भोंडे सर आपल्याला मसाज थेरपीचं महत्व पटवून देणार आहेत आणि मसाज थेरपीचे फायदे, मसाज थेरपीमुळे होणारे फायदे, मसाज थेरपीचा आपल्याला जीवनात काय उपयोग घेता येतो, हे सगळं आज आपल्याला ज्या क्लासमधून ते आपल्याला आज विषय करणार आहेत. उज्ज्वला मैम, आप हरिओम आपने बोला है सर, हिंदी में क्लास लेने वाले हैं, सबको अच्छा लगेगा और सबको सर का क्लास होने के बाद सबको हमारे जो कुछ भी क्वेश्चन होंगे वो भी पूछने हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर से, राजेश सर आप अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं. राजेश सर, आवाज येत आहे का? सर तुमचा माइक म्यूट आहे. सर राजेश सर, तुमचा माइक म्यूट आहे. नमस्कार सर. नमस्कार सर, नमस्कार. आवाज येतोय ना? हो सर, येतोय सर आवाज. अच्छा अच्छा, चालेल. सुरू करायचंय? हो सर, करा ना सर. बरं, ठीक आहे. हो हो. चला सुरू करू. तुम्ही बसू. हो हो चालतं. तर सर्वप्रथम प्रार्थना करतो. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा शांती शांती. सर्व जे इथं गुगल मीट मध्ये आज जुडलेले आहेत त्यांना सर्वांना माझा नमस्कार. या प्रोग्रामचे आयोजक मानव सेवा निसर्गोपचार महाविद्यालय अंजनगाव सुरजी, प्राचार्य पाटील सर यांना माझा नमस्कार. तर आजचा जो विषय आहे मालिश किंवा अभ्यंग ज्याला आपण म्हटलेला आहे, तर हा विषय वायू तत्व चिकित्सा अंतर्गत येतो. आपण या अगोदर आकाश तत्व चिकित्सा या अंतर्गत डिस्कशन केलेलं आहे. आहार या बाबतीत आपण डिस्कशन केलेलं आहे. आकाश नंतर वायू तत्व चिकित्सा हा भाग पंचभौतिक चिकित्सेमध्ये अभ्यासला जातो आणि वायू तत्व चिकित्सेमध्ये अनेक उपचार पद्धती सांगितलेल्या आहेत आणि त्यातलीच ही एक उपचार पद्धती आहे मालिश किंवा अभ्यंग या नावाने सुद्धा याला ओळखलं जाते. आयुर्वेदामध्ये याला अभ्यंगच म्हटलं जाते. तर आपण सर्वच हे ऐकून आहात की मालिश, अभ्यंग किंवा तेल लावणे किंवा स्नेहन अशा वेगवेगळ्या नावाने या प्रक्रियेचा किंवा या प्रोसिजरचा आपण परिचय करून घेत असतो. तर सर्वप्रथम अभ्यंगाची उपयोगिता काय आहे हे आपण लक्षात घेऊ आणि नंतर मग अभ्यंग कशा प्रकारे करायला पाहिजे, कुठल्या तेलाने करायला पाहिजे, कोणी करायला पाहिजे, कोणी करू नये किंवा कोण्या वयामध्ये अभ्यंग
करणं अपेक्षित आहे आणि कोणासाठी करणं अपेक्षित आहे, या सगळ्या गोष्टींचा आपण उहापोह करणार आहोत. तर त्या अगोदर अभ्यंग केल्याने नेमकं होते काय, त्याचे फायदे जर आपण लक्षात घेतले ना, तर मग आपले कान जे आहे ते टवकरून जातील आणि मग अभ्यंग जे आहे त्या अभ्यंगाचं महत्व आपल्याला लक्षात येईल. तर मी हिंदी मध्ये बोलतो. मैं हिंदी में बात करता हूँ कि हम सबसे पहले अभ्यंग की उपयोगिता ध्यान में लेंगे और उसके बाद फिर अभ्यंग के लिए क्या उसके लिए प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, किसने अभ्यंग करना चाहिए, अभ्यंग क्यों करना चाहिए, कितने समय तक करना चाहिए, कौन से तेल से करना चाहिए, इन बातों पर हम गौर करेंगे. तो सबसे पहले मैं अभ्यंग की उपयोगिता आपको ध्यान में दिलाता हूं. अभ्यंग के बारे में महर्षि आयुर्वेद में कहते हैं, अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जरा श्रम वाताह दृष्टि प्रसाद पुष्ट आयु स्वप्न सुवक्तृत्व दाढ़ीकृत. अभी ये संस्कृत में लिखा हुआ श्लोक है, तो इसका जो अर्थ है वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा. तो अभ्यंगम आचरेत नित्यम, इसका अर्थ ये है कि अभ्यंग रोज करना चाहिए. अभी हम तो महीने में एक बार भी नहीं करते, है ना, 6 महीने में एक बार भी नहीं करते. कुछ तो ऐसे हैं कि वो साल में एक बार भी नहीं करते. तो कैसे अभ्यंग के बारे में क्या बताया गया है, तो अभ्यंग रोज करना चाहिए. अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जरा. अभ्यंग करने से क्या होता है, तो अभ्यंग करने से एजिंग जो फास्ट हो रही है वो एजिंग प्रॉपरली होगी. अर्थात जरा यानी वृद्धत्व, ओल्डर एज जो है, ओल्डर एज में आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, यानी ओल्डर एज है तो भी नहीं आएंगे. और यूं तो मिडिल एज में ओल्डर एज के सभी प्रॉब्लम आज लोग अनुभव कर रहे हैं, और उसका कारण यही है कि वो दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या, इसका जो पालन करना चाहिए, इसे जो फॉलो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, जानकर भी नहीं कर पा रहे हैं. कोई जानता नहीं ये बात अलग है, लेकिन बहुत सारे लोग अभ्यंग के बारे में जानते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर आज जो जुड़े हैं, कोई इसमें नेचुरोपैथिस्ट है, कोई योग थेरेपिस्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़े हुए डॉक्टर भी हो सकते हैं, आयुर्वेद से जुड़े हुए डॉक्टर भी इसमें आज अभी ज्वाइन हुए हैं, और एक सामान्य जनता भी है जो कि किसी पैथी से अपना वास्ता नहीं रखते, लेकिन फिर भी इस विषय में उन्हें रुचि है, इसलिए वो जुड़े हैं. तो मिडिल एज में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, और ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है, क्योंकि हम जो प्रॉपर प्रिवेंशन लेना चाहिए, प्रॉपर जो प्रिवेंशन करना चाहिए, और उस प्रिवेंशन में जो अभ्यंग करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं. ठीक है, एक बचपन में कभी तो भी जब शिशु का अभ्यंग हुआ था तब हुआ, उसके बाद में फिर अभ्यंग हुआ ही नहीं. ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने माँ के हाथों से, दादी के हाथों से अभ्यंग किया होगा, अब उसके संबंध में तो उन्हें याद भी नहीं होगा, लेकिन एक बाय प्रोसीजर जो हमारी भारतीय परंपरा है, वैदिक सनातन संस्कृति जो है, उसके अनुसार जो बाय बर्थ जो संस्कार किए जाते हैं उसके अनुरूप, उसके अंतर्गत अभ्यंग किया होगा, और उसके बाद में फिर कभी अभ्यंग ही नहीं किया होगा, कभी तेल नहीं लगाया होगा. तो अभ्यंग करने से जरा जो है यानी मातारपण जो है वो जल्दी नहीं आता है. जरा श्रम, अभी हम दिन भर काम करते हैं, कभी काम करते हैं कभी काम नहीं करते, फिर भी हमें थकावट महसूस होती है. तो ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि जो काम करने के बाद में जो टॉक्सिन्स शरीर में पैदा होते हैं तो न्यूट्रलाइज होने चाहिए, वो नहीं हो पाते हैं, और थोड़ा काम करने से या फिर पहले ही शरीर में रोग रहते हैं, उस कारण फिर थोड़ा सा काम करने से भी थकावट आ जाती है. तो इस थकावट को कम करने के लिए अभ्यंग जो है वो मददगार है.
सजरा श्रम वाताह। अभी वायु के प्रवीण गावन के साथ अपना माइक बंद करा चुके हैं। बहुत सारे रोग वायु के बताए गए हैं, वात के रोग बताए गए हैं। और वात का मुख्य जो प्रयोजन शरीर में होता है, शरीर को संचालित करना। और शरीर का जब वायु सामान्य स्थिति में है तब शरीर में कहीं पर भी दर्द नहीं रहता है। और जब वायु असंतुलित हो जाता है, वायु प्रकोपित हो जाता है, ये वातदोष प्रकोपित हो जाता है, तो फिर शरीर में दर्द उत्पन्न होता है, शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है, पेन्स क्रिएट होते हैं। हम कहते हैं कि शूलम वास्ति नास्ति बिना वाता। अगर शरीर में दर्द है तो वो वायु के सिवा हो ही नहीं सकता। तो उसमें मुख्य प्रयोजन, उसमें मुख्य भूमिका जो है वो वायु की रहती है। और वायु के कारण ही शरीर में दर्द रहता है। तो ये जो दर्द है ये अभ्यंग से कम होता है। कहीं पर भी अगर शरीर में दर्द है तो अभ्यंग करने से वो दर्द हम कम कर सकते हैं। सजरा श्रम वाताह। दृष्टि प्रसाद, दृष्टि का प्रसादन हो जाता है। अगर दृष्टि अगर कमजोर है तो उसके लिए भी अभ्यंग कर सकते हैं। बहुत बार स्पेक्ट यूज करने के बाद में भी ठीक से दिखाई नहीं देता, तो उस व्यक्ति को पादाभ्यंग करने के लिए बोला गया है। पैर के जो तलवे हैं उसे रगड़ रगड़ कर गर्म करे, उसे लाल करे और मसाज करे। और फिर रात को सोने से पहले ये आप कर सकते हैं। अगर 2-4-5 दिन भी अगर इस प्रोसीजर को आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलता है। पूरे शरीर का अगर हम अभ्यंग कर रहे हैं तो उसमें पैर के जो पंजे हैं उसका भी अभ्यंग इंक्लूड होता है। ठीक है, तो सजरा श्रम वाता दृष्टि प्रसाद पुष्ट आयु। शरीर जो है वो धष्ट पुष्ट हो जाता है। शरीर का बल अभ्यंग करने से बढ़ता है। अभी हमारी जो जीवन शैली है वो बहुत ही आरामदायक जीवन शैली है। तो इस जीवन शैली में जो टोन मसल्स में आना चाहिए वो नहीं आता, क्योंकि हम काम बहुत कम करते हैं। और जो भी हम काम करते हैं तो जैसे टेबल वर्क है तो उसमें फिर जितने भी मसल्स हैं हमारे शरीर के उन्हें प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं मिलती। और उस कारण से फिर जो मसल का टोन गेन होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, वो बढ़ता नहीं है। और उस कारण से फिर थकावट आना, शरीर में दर्द होना और शरीर जो है वो थोड़ा सा कमजोर सा महसूस होना, ये बातें ध्यान में आती है। तो अभ्यंग करने से शरीर जो है वो धष्ट पुष्ट हो जाता है। अभ्यंगम आचरित नित्यम सजरा श्रम वाताह दृष्टि प्रसाद पुष्ट आयु स्वप्न सुवक्तृत्व। स्वप्न का अर्थ यहाँ पर निद्रा ऐसे लिया गया है। अब जिन्हें नींद नहीं आती है उनके लिए तो अभ्यंग एक वरदान है। तो नींद अगर नहीं आती है और आती भी है और ठीक से नहीं आती है तो उस बात के लिए भी आप अभ्यंग कर सकते हैं। विशेषकर इसमें पादाभ्यंग किया जाता है और शिरोभ्यंग किया जाता है। इस बात पर मैं आऊंगा कि जो लोग पूरे शरीर पर तेल नहीं मल सकते, पूरे शरीर को तेल नहीं लगा सकते, वो लोग थोड़ा सा शॉर्टकट भी ले सकते हैं इसमें। तो शॉर्टकट क्या लेना है? शिरश्रवण पादेषु तम विशेषण शीलयेत। इसका अर्थ ये है कि अगर आप पूरे शरीर पर तेल नहीं लगा सकते तो कम से कम सर पर तेल लगाएं। कान का जो बाहरी हिस्सा है, ये जो हिस्सा है दोनों साइड में, तो यहाँ पर तेल लगाएं और पैर के पंजे को, पूरे पंजे को तेल लगाएं। अगर ऐसा करके अगर आप सोते हैं तो बहुत अच्छी नींद अभ्यंग करने से आती है। पूरे शरीर का अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरे शरीर का अभ्यंग करने के लिए अगर आपके पास समय नहीं है या फिर उतना अवेयरनेस नहीं है तो फिर कम से कम रोग के अनुसार ही सही। अगर नींद नहीं आती है तो अनिद्रा के लिए शिरा श्रवण पादेषु तम विशेषण शीलयेत ऐसे कहा गया है। पूरे सर पर अभ्यंग करे, शिरो अभ्यंग करे, पैर के पंजे का अभ्यंग, पादा अभ्यंग करे और कर्ण अभ्यंग यानी कान का जो बाहरी हिस्सा है
बराबर अभ्यंग करे। ऐसा करने से अनिद्रा की प्रॉब्लम जो है, इंसोम्निया उसे कहा जाता है। तो इंसोम्निया की जो शिकायत है, अनिद्रा की जो शिकायत है, वो अभ्यंग करने से ही दूर हो जाती है। और आगे महर्षि कहते हैं कि सुवक्तृत्व यानी बोलने की जो क्षमता है हमारी, या फिर हमारे जो स्वर है, वो पहले से अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। अब विशेषकर जो बच्चे छोटे आयु के रहते हैं, 4-5 साल के बच्चे रहते हैं, कभी कभी 10-15 साल तक ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे बच्चों में रहती है कि वो बोलते समय प्रॉपरली बोल नहीं पाते, स्वर जो है वो क्लियर नहीं निकाल पाते। और कुछ बच्चे जो है वो हकलाते हैं, तुतलाते हैं, फ्लटरिंग कहते हैं उसे, हकलाना, तुतलाना। तो इस बात के लिए अगर आप नाभि यानी नाभि पूरण करते हैं, जो अम्बिलिकस होता है, वहां पर तेल डालकर अगर धीरे धीरे वहां पर अगर तेल को मलते हैं, तो ऐसा करने से, और जो मैंने पहले कहा कि शिर श्रवण पादेशु यहाँ पर तेल लगाना है, तो कुछ ही दिनों में वाणी में सुधार हो जाता है। हमारा जो बोलना है वो ठीक ठाक हो जाता है अभ्यंग करने से। तो इतने सारे फायदे अभ्यंग के बताए गए हैं। बाय प्रोसीजर फायदे अंत में बताए जाते हैं, उपयोगिता अंत में बताई जाती है। लेकिन इस लेक्चर में, इस व्याख्यान में मैंने सबसे पहले इस अभ्यंग की उपयोगिता आपको बताई। अब इतने सारे फायदे, और इतने ही फायदे नहीं होते हैं, इससे अलावा भी बहुत सारे फायदे अभ्यंग करने से होते हैं। अभी अभ्यंग कैसे किया जाए, किस तेल से किया जाए, कौन से ऋतु में अभ्यंग कराना चाहिए, कौन से ऋतु में नहीं कराना चाहिए, आयु के कौन से वर्ष में अभ्यंग करना आवश्यक रहता है, तो इन बातों को थोड़ा सा हम जानेंगे। अब हम जन्म के पश्चात ही इस बात को लेते हैं। जैसे ही जन्म हो जाता है, तो जन्म के पश्चात जात कर्म संस्कार कराया जाता है। जात कर्म संस्कार पूर्व ज्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। 100 साल भी अगर हम पीछे चले जाएं, तो डिलीवरी जो है वो घर में ही होती थी, घर में ही डिलीवरी कराई जाती थी। भले डॉक्टर घर में आते थे और घर में ही डिलीवरी होती थी, और घर वाले यानी जो अन्य महिलाएं थी वो भी डिलीवरी कैसे करनी वो जानते थे। तो डिलीवरी होने के बाद में फिर एक जात कर्म किया जाता था। जात कर्म का अर्थ होता है कि जन्म के बाद शिशु जो है, उस शिशु को सबसे पहले तो उसकी मुट्ठी में जितना घी बैठता है, उतना घी उसमें सेंधा नमक डाल के उसे पिलाना है। इसे अभ्यंतर स्तनपान करते हैं, कहते हैं। तो वो घी पिलाने के बाद में कुछ समय के बाद में बच्चा जो है वो उल्टी कर देता है, जो पिया हुआ है उसको उल्टी कर देता है। उससे उसका जो पेट है वो पूरा साफ हो जाता है, और उल्टी में बहुत सारा पित्त, पेट में जो पित्त होता है वो पित्त भी शरीर के बाहर निकल जाता है। ऐसा होने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि छोटे बच्चों में जो स्टिल बॉर्न होते हैं, उनमें पहले 15 दिन में या 20 दिन में जो पीलिया हो रहा है या जो पीलिया होता है, उसका प्रिवेंशन हो जाता है। आजकल हम देखते हैं कि डिलीवरी होती है, और डिलीवरी के बाद में क्या होता है, बच्चे को, अधिकतम बच्चों को, 10 में से 6 से 7 बच्चों को पीलिया होता है, जिसे हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस में उसे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहा जाता है। अगर ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अगर आपको टालना है, अगर बच्चों में नहीं होना चाहिए फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, तो उस बात के लिए उसके मुट्ठी पर एक घी पिलाना है उसे, सेंधा नमक डाल के, और उल्टी करने के पश्चात उस बच्चे को शहद और सुवर्ण भस्म का चाटन कराना चाहिए। ठीक है, अभी ये वेद मंत्र के साथ में भी करते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो और उसके बाद में फिर बच्चों में, छोटे बच्चों में
जातकर्म पूरा होने के बाद में 3 दिन के बाद में, जातकर्म वैसे पहले ही दिन पूरा हो जाता है, लेकिन 3 दिन के बाद में जैसे ही बच्चा माँ का दूध पीना शुरू कर देता है। अब आप इस बात को सुनकर थोड़े आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि माँ का दूध तो बच्चे को जन्म के पश्चात ही पिलाया जाता है और आप तीसरे दिन माँ का दूध पिलाने के लिए बोल रहे हैं। तो 2-3 दिन जो बच्चा है वो क्या करेगा, क्या खाएगा और कैसे रहेगा? तो पहले ऐसे होता था कि 2 या 3 दिन तक बच्चे को दूध नहीं पिलाया जाता था। ये जातकर्म के बाद में फिर बच्चे को गुड़ का पानी पिलाया जाता था, शहद पानी पिलाया जाता था। उससे पेट में जितनी भी गंदगी है वो पूरी न्यूट्रलाइज होती थी। लेकिन आज ये कंसेप्ट सामने आ रहा है कि माँ का जो पहला दूध होता है उसमें बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं और उससे फिर प्रतिकार क्षमता बहुत अच्छी बनती है। लेकिन ये कंसेप्ट आधुनिक है, मॉडर्न कंसेप्ट है, जो एंशिएंट कंसेप्ट है वही सही है। अभी थोड़ा सा एक 15-20 साल जाने के बाद में वही कंसेप्ट आने वाला है। अभी और एक 15-20 साल यही कंसेप्ट चलेगा कि जन्म के पश्चात तुरंत पश्चात माँ का दूध बच्चे को पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं कि जो बच्चे की इम्यूनिटी को ग्रो करते हैं। लेकिन ये पौराणिक शास्त्र में नहीं बताया है, ये गलत बात है। और फिर तीसरे दिन तक जातकर्म पूरे करके तीसरे दिन के बाद में फिर बच्चे को अभ्यंग कराना चाहिए। अब बाजार में बहुत सारे तेल आते हैं, उससे भी आप अभ्यंग करा सकते हैं। हिमालय है और बहुत सारे आयुर्वेदिक कंपनियां हैं कि जिससे बच्चे का अभ्यंग हम कर सकते हैं। मेडिकेटेड ऑयल भी ले सकते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल कोर्स में अभ्यंग कैसे करना चाहिए, वहां से अभ्यंग शुरू होता है। मेरा कहना यह था कि आयु के तीसरे दिन से अभ्यंग शुरू होता है, तो मरते दम तक अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग करने का ऐसा कोई बीच में ऐसा कोई आयु के अनुसार कोई क्लॉज नहीं है कि हम अभ्यंग को बंद कर देंगे। हाँ, कुछ अलग अलग कंडीशंस आती है, जैसे बुखार में कभी अभ्यंग नहीं करना चाहिए, है ना। टेम्परेचर है तो अभ्यंग नहीं करना चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा भूखे हैं तो अभ्यंग नहीं करना चाहिए। उसके बाद में अगर शरीर जो है वो स्नेह की मात्रा अगर शरीर में ज्यादा हो जाती है तो अभ्यंग नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी कंडीशंस आती है कि जिसमें अभ्यंग अर्थात शरीर के ऊपर तेल मलना ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अधिकतम समय में हम अभ्यंग निश्चित रूप से कर सकते हैं। अब ये बात अलग है कि अगर कोई स्किन की एलर्जी है और स्पेसिफिक एक तेल सहन नहीं होता है तो उस समय भी अभ्यंग नहीं करना चाहिए। अभी किसी किसी को ऐसे देखा जाता है कि किस्म का जो तेल है यानी तिल का जो तेल है वो सहन नहीं होता, किसी को कोकोनट ऑयल सहन नहीं होता, किसी को सरसों का तेल सहन नहीं होता, किसी को स्पेसिफिक जो सिद्ध किया हुआ तेल रहता है आयुर्वेदिक तेल तो वो सहन नहीं होता। तो उस कंडीशन में कुछ दिन के लिए आप अभ्यंग टाल सकते हैं, ठीक है। और मासिक में विशेषकर महिलाओं में आयु के 16 के बाद में जो मंथली मासिक आता है तो पीरियड्स जो आते हैं उसमें भी ये कहा गया है आप पादाभ्यंग कर सकते हैं, शिरोभ्यंग कर सकते हैं, लेकिन पूरे शरीर का अभ्यंग आप नहीं कर सकते हैं, ओके। बाकी प्रेगनेंसी में तो अभ्यंग करने के लिए स्पेशली कहा गया है। जब माता बहनें गरोदर होती है, प्रेग्नेंट होती है तो उस कंडीशन में तो स्पेशली अभ्यंग करने के लिए कहा गया है। और प्रसूति के पश्चात डिलीवरी के बाद में जो सूतिका होती है, सूतिका यानी जिस माता बहन की डिलीवरी हो गई है उस माता बहन को प्रसूति के पश्चात आफ्टर डिलीवरी उसे सूतिका कहा जाता है। तो सूतिका के लिए तो अभ्यंग अच्छा है ही है, ठीक है। और बाकी ऑल एज ग्रुप के लिए अभ्यंग कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। और कितने दिनों के बाद में करनी चाहिए तो मैंने तो पहले ही उपयोगिता का जो सूत्र आया है उसमें मैंने पहले ही बताया है कि अभ्यंगम आचरेत नित्यम, रोज करना चाहिए। अब ये तो कंसेप्ट है, ये सिद्धांत है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं
कि डॉक्टर साहब आप तो बता रहे हैं कि रोज करना चाहिए, लेकिन क्या रोज आपसे भी होता है? तो फिर मुझे भी कहना पड़ता है कि नहीं, मैं तो रोज नहीं कर सकता। तो फिर कम से कम महीने में एक बार तो भी अभ्यंग करना चाहिए, कम से कम। अब 7 दिन में एक बार अभ्यंग करना चाहिए। लेकिन अगर आप समय नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम 15 दिन में, और फिर भी नहीं कर सकते तो महीने में एक बार। फिर इससे अधिक ज्यादा टाइम पीरियड को आप बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। आइडियली आप बढ़ा नहीं सकते कि मैं 4 महीने में एक बार करूंगा, तो उसके जो फायदे हैं अभ्यंग के वो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये हुआ कौन से एज में करना चाहिए और कब करना चाहिए, इसके बारे में। अब अभ्यंग जो है वो 2 तरीके से किया जाता है। एक तो खुद का खुद करेंगे, अपना खुद का खुद ही अभ्यंग करना है। बहुत बार ये भी प्रॉब्लम आती है कि अभ्यंग अगर कराने जाएंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अभी तो आप यहाँ पर जो जितने भी लोग जुड़े हैं वो तो नेचुरोपैथिस्ट है, योग थेरेपिस्ट है, कोई आयुर्वेद चिकित्सक भी है। तो आप अगर जानते हैं कि अभ्यंग कैसे करना चाहिए तो आप एक दूसरे का अभ्यंग कर सकते हैं। अगर 2 दोस्त हैं तो एक दूसरे का अभ्यंग कर सकते हैं, और पति पत्नी है तो वो एक दूसरे का अभ्यंग कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपके पास कोई नहीं है अभ्यंग कराने के लिए या करने के लिए, तो आप खुद का अभ्यंग खुद कर सकते हैं, ठीक है। एक तो खुद का खुद करे, नहीं तो फिर दूसरे से करवाए। दूसरे से जो मसाजिस्ट होता है उससे आप अभ्यंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 बातें यहाँ पर आती है। अगर आप खुद का खुद करना है तो नॉर्मल कोर्स में अभ्यंग अगर आपको करना है तो उसमें कोई ज्यादा स्टेप और ज्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बस जो तेल आपने लिया है, इसमें आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं। अब ये कैसे ले, तो ऋतु के अनुसार आप इस तेल को थोड़ा सा निश्चित करें कि कौन सा तेल लेना है। अब ग्रीष्म ऋतु है, बहुत गर्मी का सीजन है, तो उस समय आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, घी से भी मसाज कर सकते हैं। गाय का घी या भैंस का घी जो होता है उससे भी आप मसाज कर सकते हैं, अभ्यंग कर सकते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में आप गाय के घी से या फिर कोकोनट ऑयल से अभ्यंग करें। और वायु का जो सीजन होता है जून जुलाई अगस्त में आप तिल के तेल से अभ्यंग करेंगे, और उसके बाद में तिल के तेल से अभ्यंग करेंगे। और जो हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु होता है, यानी अक्टूबर से लेकर आगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इसमें आप सरसों तेल से अभ्यंग करेंगे। क्योंकि ये जो पीरियड अभी मैंने बताया ये हेल्दी पीरियड होता है, और इसमें शरीर में थोड़ी ठंडी भी रहती है ना। शरीर भी ठंडा रहता है, बाहर का मौसम भी ठंडा रहता है, और इस कारण से सरसों का तेल दिल में सबसे ज्यादा उष्ण माना है, तो सरसों के तेल से भी आप अभ्यंग कर सकते हैं। इसके अलावा बाजार में बहुत सारे तेल आते हैं, जैसे नारायण तेल है, महानारायण तेल है, उसके बाद बला तेल है, कुमार तेल है, क्षीर बला तेल है, फिर विषगर्भ तेल है। तो इसके साथ भी आप अभ्यंग करवा सकते हैं। अब एक बात ध्यान में रहे कि जिनके शरीर पर सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, तो वो लोग अभ्यंग नहीं करेंगे, है ना। जैसे कि जोड़ों में अगर दर्द है और दर्द के साथ में अगर स्वेलिंग है, तो उस समय अभ्यंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अधिकतम लोग थोड़ा ये समझते हैं कि जहां पर भी दर्द है वहां पर तेल लगाने से दर्द कम हो जाता है। अगर आप तेल लगाएंगे भी तो वहां पर मसाज नहीं करेंगे, ठीक है। जोड़ों में अगर दर्द है, वहां पर सूजन है और आप तेल लगाना नहीं चाहते हैं, तो वहां पर आप तेल लगाएंगे मात्र, आप वहां पर मसाज नहीं करेंगे। सूजन जहां पर है वहां पर रगड़ने से, मसाज करने से नुकसान होता है, ठीक है। दर्द तो कम नहीं होता, उल्टा कुछ समय के बाद में फिर दर्द और बढ़ जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर आप मसाजिस्ट हैं, अभी खुद का खुद करना है, तो उसमें तो फिर कोई
बताता हूँ जो स्नेहन में अप्लाई की जाती है। पंचकर्म चिकित्सा में जो पंचकर्म के पूर्व शरीर को तेल लगाया जाता है, तो उस तेल लगाने की एक विधि होती है और उसका एक डायरेक्शन होता है तेल लगाने का। तो पंचकर्म के पूर्व शरीर को तेल लगाते समय ध्यान में लेंगे, हाथ के पंजे का जो मसाज है वो पंजे से लेकर कंधे तक और कंधे से लेकर फिर अम्बिलिकस तक ऐसा अभ्यास करना चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, हाथ के पंजे से लेकर कंधे तक और कंधे से लेकर छाती से फिर पेट और पेट से फिर अम्बिलिकस तक, या ऐसे इस डायरेक्शन में मसाज करना चाहिए। और पैर का मसाज पैर के पंजे से लेकर ऊपर नाभि तक मसाज करना है। ठीक है, मसाज करने के अलग अलग स्टेप्स हैं, अलग अलग प्रोसीजर होती है, उस तरीके से भी आप मसाज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्शन के बारे में ध्यान में ले रहे हैं, डायरेक्शन के बारे में। तो अगर आप पंचकर्म से पहले मसाज करवा रहे हैं तो फिर एक डायरेक्शन को, ऐसे डायरेक्शन को ध्यान में लेकर ही आपको मसाज करना है। ठीक है, और अगर आप पंचकर्म नहीं कर रहे हैं और मात्र आपको तेल लगाना है तो उसमें फिर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। आप हाथ की मसाज करते समय पंजे से लेकर कंधे तक और कंधे से लेकर पंजे तक ऐसे मसाज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर छाती की मसाज भी ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं नॉर्मल कोर्स में। अगर आपको पंचकर्म नहीं करवाना है, शरीर में वमन नहीं करवाना है, विरेचन नहीं करवाना है, बस्ती नहीं करवानी है, ठीक है, तो अदर देन पंचकर्म से पूर्व आप ऐसे मसाज कर सकते हैं। ओके, और मसाज करते समय स्पेशली जो करने वाला है और जो दूसरे से मसाज ले रहा है उसने बोलना नहीं है, शांत रहना है। अधिकतम मसाज सेंटर में मैं देखता हूँ कि मसाज करते समय करने वाला भी बोल रहा है और जो करा रहा है खुद के ऊपर और वो भी बोल रहा है। तो शांत रहे, बोलना नहीं है मसाज करते समय। ठीक है, अब मसाज के अलग अलग स्टेप्स यहाँ पर हम ध्यान में लेंगे। अलग अलग नाम से जो मसाज हम इंट्रोड्यूस करते हैं उस मसाज को, जैसे कि एक भारतीय मसाज कही जाती है, भारतीय मसाज है। फिर स्वीडन में जो मसाज की जाती है उसका नाम स्वीडिश मसाज है। जापान की जो स्पेशल मसाज है उसे जापानीज मसाज कहते हैं, है ना। जर्मनी, इटली में ज्यादा नेचुरोपैथी को फॉलो किया जाता है तो जर्मन मसाज है। फ्रांस की एक स्पेशल मसाज है। तो ये अलग अलग है। तो मैं इसमें से एक आयुर्वेद की जो मसाज है भारतीय पद्धति से जो की जाती है उसे मैं जानता हूँ। स्वीडिश मसाज जो है, जो स्वीडन में स्पेशली इसे बहुत अधिक ये फेमस हुई है, वो भी मसाज मैं जानता हूँ। तो ये भी बहुत एक अच्छी मसाज है। पुणे में अगर कुछ लोग थोड़े से है वहां पर पुणे में, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी NIN, वहां पर ये स्वीडिश मसाज सबसे ज्यादा की जाती है, जिसमें अलग अलग स्टेप्स आते हैं मसाज के। ठीक है, तो अलग अलग जो स्टेप्स है उसमें पहला तो एक है कि पेट्री सेज, यानी मराठीमध्ये त्याला सोडणे असं म्हणायचं। ठीक है, ऐसे उंगलियों से रगड़ा जाता है तो उसे कहते हैं हम पेट्री सेज। बस आपको ध्यान में रखना है कि आप जॉइंट के ऊपर ऐसी मसाज नहीं करेंगे, है ना। उंगली से मसाज कभी भी जॉइंट्स के ऊपर नहीं करनी चाहिए। ये जो पेट्री सेज, ये जो मसाज करनी है आपको, जो रगड़ना है, तो ये मसाज आप जहां पर फैट्स ज्यादा है वहां पर आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद में घर्षण, फ्रिक्शन मसाज है, जो पैर के तलवे पर, हाथ के तलवे पर और पैर के तलवे पर कराई जाती है, फ्रिक्शन मसाज। ठीक है, कान पर भी ऐसे करते हैं, कान के ऊपर भी इस मसाज को किया जाता है, फ्रिक्शन मसाज। स्पेशली हाथ के तलवे पर, पैर के तलवे पर, पीठ के ऊपर फ्रिक्शन मसाज दी जाती है। उसके बाद में है रिंगिंग मसाज।
तो जहां पर हम हाथ के पंजे से पकड़ सकते हैं, मान लो कि जैसे ये हिस्सा है, यहाँ पर हम पकड़ सकते हैं, तो ये है रिंगिंग मसाज। ऐसे सामने घुमाकर फिर पीछे घुमाया जाता है, ठीक है। तो हाथ पर और पैर पर, अपर लिंब और लोअर, अपर आर्म और लोअर लेग, इस पर इस मसाज को हम कर सकते हैं, ऐसे रिंगिंग, और ये बहुत अच्छा लगता है ऐसे करने में। उसके बाद में रोलिंग मसाज है, ठीक है। तो ये रोलिंग मसाज छाती के ऊपर और अधिकतम ये पेट के ऊपर, पीठ के ऊपर, बैक पर इस मसाज को किया जाता है। जैसे कि हम रोटी बनाते हैं उस वक्त जो रोलिंग करते हैं, वैसे वैसे करना आगे पीछे। तो ये पीठ के ऊपर स्पेशली इस मसाज को किया जाता है। उसके बाद में हैकिंग मसाज है, ठीक है। हैकिंग मसाज यानी पंजा जो है ऐसे सीधा रखा जाता है और ऐसे ताड़न किया जाता है, ठीक है। इसे हैकिंग मसाज कहते हैं, ओके। उसके बाद में वाइब्रेशंस मसाज है। उंगलियां जो है ऐसे उंगलियां ऊपर नीचे करना, इससे मांसपेशियों में थोड़ा सा वाइब्रेशंस हो जाता है। अब चेहरे पर करते हैं तो ऐसे वाइब्रेशंस। अभी वाइब्रेशंस के लिए तो बहुत सारी मशीनें बाजार में उपलब्ध है, जिसमें डॉल्फिन एक मसाजर आता है, ठीक है। तो ये जो मशीनें हैं ऐसी कंपायमान हो जाती हैं और शरीर पर रखने से फिर वहां का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली उससे सर्कुलेट हो जाता है, अच्छा हो जाता है उससे। ये वाइब्रेशंस मसाज आप हाथ से भी दे सकते हैं और मशीन से भी इस मसाज को आप दे सकते हैं, वाइब्रेशंस मसाज, ठीक है ना। एक और एक तरीका होता है स्ट्रोकिंग। स्ट्रोकिंग का अर्थ होता है ऐसे हाथ पंजा जो है वो ऐसे रख के फिर इसे इसे स्ट्रोकिंग कहते हैं, ठीक है, ऐसे। अब ये स्टेप जब शरीर पर हम लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो बहुत अच्छा एक साउंड क्रिएट होता है और जो करा रहा है, जो मसाज करा रहा है दूसरे से, उसे बहुत अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग मसाज की इससे आती है। तो ऐसे ये अलग अलग स्टेप्स हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने समय तक मसाज कर रहे हैं, ठीक है। तो 45 मिनट से लेकर करीबन 1.25 या 1.5 घंटे तक मसाज कराई जाती है। जो फुल बॉडी मसाज होती है वो कम से कम 45 मिनट्स करनी चाहिए, नहीं तो फिर पूरे शरीर की मसाज वैसे होती ही नहीं है, उससे कम समय में भी शरीर की मसाज नहीं होती, ठीक है। तो आप 45 मिनट से लेकर 1.25 घंटा या 1.5 घंटे तक का समय रख सकते हैं मसाज के लिए। एक्यू मसाज भी होती है, सुजोक मसाज भी होती है, उसमें मैं सुजोक मसाज को थोड़ा सा जानता हूँ। तो सुजोक में क्या किया जाता है कि हाथ का पंजा और पैर का पंजा, यानी सुजोक, सु स्टैंड फॉर हैंड एंड जोक स्टैंड फॉर फुट, तो ऐसे बताया जाता है सुजोक थेरेपी में। तो मात्र अगर आप हाथ के पंजे की भी मसाज करते हैं, हाथ के पंजे और पैर के पंजे की मसाज और कान का जो भारी हिस्सा है उसकी अगर मसाज करते हैं और एक 5-10 दिन के लिए अगर आप मसाज करते हैं, कोई अगर पेशेंट है उसकी, तो फिर उसमें बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है, ठीक है। शरीर की जो अकड़न है, जो जकड़न है, जो स्टीफनेस है बॉडी की, वो ये सुजोक मसाज से वैसे ही चली जाती है, क्योंकि एक हाथ का पंजा एक शरीर है। जब हम एक हाथ के पंजे के ऊपर मसाज करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो परिणाम है, वो पूरे शरीर पर आ जाता है, पूरा शरीर उससे रिलैक्स हो जाता है, ठीक है ना। ये देखो हाथ का पंजा, तो इसमें ये 2 लेग है, राइट लेग, लेफ्ट लेग है, राइट लेग है। ये जो है ये लेफ्ट आर्म है, ये राइट आर्म है, ये हेड है, ये नेक है, ये चेस्ट है, लाइफ लाइन के ऊपर का जो ऊपरी आया हुआ हिस्सा जो है, सामने आया हुआ हिस्सा जो है, ये देख रहे हैं आप, तो ये चेस्ट है और ये फिर एब्डोमेन है। अगर कोई ऐसे लोग हैं कि जो पूरा मसाज नहीं लेना चाहते है ना, उनको तेल लगाना, शरीर को तेल लगाना पसंद नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि डॉक्टर साहब आप तो मसाज लेना चाहते हैं लेकिन ये तेल और चिपचिपापन हमें पसंद नहीं आता। अधिकतम महिलाएं इसके बारे में थोड़ी सी कंप्लेंट करती है, जेंट्स तो फिर भी ले लेते हैं मसाज तेल से।
लेकिन जो महिलाएं पूरे शरीर पर तेल लगाना नहीं चाहती है और उनको वो बात पसंद नहीं है, तो आप मात्र सुजोग मसाज से भी पूरा फायदा करा सकते हैं। पूरे शरीर का रिलैक्सेशन आप करा सकते हैं। जहां पर शरीर में दर्द है उसका जो निश्चित बिंदु है, हाथ के पंजे के ऊपर या पैर के पंजे के ऊपर, वहां पर आप मसाज कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर जो है, एक्यूप्रेशर स्पेशली सूजों की हम बोलेंगे तो इसे अभी ज्यादा डिमांड है सूजों को, क्योंकि ये इको फ्रेंडली कराया जाता है और एक लेडीज भी ये मसाज जेंट्स को दे सकता है, एक जेंट्स ये मसाज लेडीज को दे सकता है, क्योंकि हाथ के पंजे पर ही मसाज करना होता है और हाथ के पंजे के ऊपर एक्सपोज नहीं करना पड़ता है शरीर को, इसलिए क्रॉस में भी मसाज कराया जाता है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए फुल बॉडी मसाज तो जेंट्स का जेंट्स ने करना चाहिए, लेडीज का लेडीज ने करना चाहिए। उसमें सभ्यता और सदाचार जो है वो बना रहता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं मसाज के संबंध में। एक 10 मिनट का समय बच रहा है, इसमें अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं और आपको जो भी इसके संबंध में क्वेश्चंस है मैं उसके आंसर दे पाऊंगा। हॅलो. हाँ हेलो. हा नमस्कार सर. हाँ नमस्कार, बोला मॅडम. सर जर कोणाच्या मणक्यात गॅप असेल तर त्याला मसाज केली तर चालते का? हा, मणक्यामध्ये जर गॅप असेल तर तिथे मसाज देताना खूप सायलेंटली द्यायला पाहिजे. ठीक आहे, खूप रगडून वगैरे मसाज नको द्यायला, कारण ऑलरेडी तिथं डिजनरेशन झालेलं आहे. म्हणजे तिथल्या मणक्याचा किंवा त्या मणक्याच्या आतली जी गादी असते त्याच्यामध्ये डिजनरेशन आलेलं आहे. तर अशा वेळेला मसाज दिल्याने फायदा तर होणार नाही, उलट दुखणं वाढेल. पण तरी जर मसाज द्यायचा असेल तर तिथे तुम्ही खूप सायलेंटली मसाज द्यायला पाहिजे, है ना. एकदम असं जे एक आता पेट्रिसेस जी म्हटलं मी, एक जी प्रोसिजर आहे रगडून मसाज करणे, तर तसं नाही करता येणार. तुम्हाला काय करावं लागेल, हात जो तळवा आहे तुम्ही बघू शकताय, हा जो तळवा आहे इथे तेल लावून फक्त याने असं गोल गोल मसाज करायचा आहे. आणि जेव्हा तुम्ही गोल मसाज करताना तर क्लॉकवाईज डायरेक्शननीच फिरवायचा आहे हाताचा पंजा, अँटी क्लॉक फिरवायचा नाहीये, क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये हा मसाज द्यायचा आहे. आणि ही चांगली गोष्ट आहे की डिजनरेशन मध्ये जर तुम्ही अशी मसाज देत असाल तर आलेले जे चेंजेस आहेत, डिजनरेटिव्ह चेंजेस, तर ते जो परिणाम आलेला आहे तर तो परिणाम कमी होईल आणि पेशंटची जी झीज आहे, मणक्यातली झीज आहे किंवा मानेच्या मणक्यातली आहे, पाठीच्या मणक्यातली आहे किंवा कमरेच्या मणक्यातली आहे किंवा गुडघ्यामधली झीज आहे, तर ही झीज भरून यायला मदत होईल. त्यामुळे करायला काही हरकत नाही. थँक्यू. ओके. हॅलो. हा हॅलो, बोला सर. सर तुम्ही जे आपलं तेल सांगितलं ना, आवाज क्लिअर करता कन्फर्म असं कोणतंही तेल युज करत चालेल का, काही स्पेसिफिकली तेल आहे त्याचं की हेच युज करायचं म्हणून? यासाठी तुम्ही एकदा तीळ तेल वापरा किंवा वचा तेल जे आहे, वचा म्हणजे याचं लॅटिन नेम आहे एकोरस कॅलामस. वेखंड याला सामान्य भाषेमध्ये म्हणतात, वेखंड. तर वेखंड याचा काढा तयार करून त्यांनी तिळाचं तेल सिद्ध करायचं आहे आणि नाभीमध्ये त्या तेलाने नाभी पुरण आणि नाभी अभ्यंग करायचं आहे, म्हणजे नाभीमध्ये तेल लावायचं आहे, सोडायचं आहे तेल. तर हे यासाठी मी सांगतोय की या वनस्पतीचं नाव जसं वेखंड आहे पण हिला वचा म्हणतात. वचा म्हणण्याच्या मागचं प्रयोजन असं आहे की ही वनस्पती वाचेला चांगली करते, वाचेला चांगली करते, म्हणून हिचं नाव वचा ठेवलेलं आहे. ठीक आहे, तर नाभी पुरण करायचं आहे, कानाच्या बाहेरच्या बाजूला तेल लावायचं आहे, शिरोअभ्यंग करायचं आहे आणि नाकपुड्यांमध्ये, दोन्ही नाकपुड्यांमध्ये 2-2 थेंब तेल, वचा तेल टाकायचं आहे. तर तुम्हाला वाणी जी आहे, जेव्हा फ्लटरिंगचा प्रॉब्लेम असेल, तोत्र बोलण्याचा प्रॉब्लेम असेल, तर यामध्ये तुम्हाला खूप चांगला फायदा दिसून येईल या अभ्यंगाने. सर हे मार्केटमध्ये अवेलेबल होते की आपल्याला बनवावं लागेल? मार्केटमध्ये असं अवेलेबल होऊ शकते, पण आता सध्या मी तरी माझ्या प्रॅक्टिस साठी बनवतो ते. मी बनवण्याची विधी तुम्हाला सांगतो.
कोणी पण तेल बनवू शकतं. तर तुम्ही काय करायचं आहे की 1 पाव वचा जर घेतली आपण, वेखंड जर घेतलं तर त्याला जवळजवळ 1 लिटर पाणी घ्यायचं आहे. 1 लिटर पाणी किंवा सर तुमचा आवाज ब्रेक होत आहे. सर तुमचा आवाज ब्रेक होत आहे. अच्छा हा ठीक आहे. तर ठीक आहे, मी थोडस जवळ घेतो मोबाईल. तुम्हाला जर एक लिटर जर तेल बनवायचं असेल तर त्यासाठी 1 पाव वचा आणि 4 लिटर पाणी म्हणजे वेखंड जे आहे ते कुटून त्याचं भरड तयार करून घेणे आणि त्याच्यामध्ये 4 लिटर पाणी टाकून त्याला 1 लिटर शिल्लक ठेवणे आणि गाळून मग हा काढा 1 लिटर तीळ तेलामध्ये टाकणे आणि मंद अग्नीवरती याला बॉईल करणे. याला बॉईल केल्यानंतर त्यातलं पाणी उडून जाईल, फक्त तेल शिल्लक राहील. ते तेल गाळून तुम्ही त्याचा उपयोग करू शकता. असं वचा तेल सिद्ध करून घ्यायचं आणि ते उपयोगात आणायचं. पाटील सर प्लीज एक वेळा याची विधी व्हॉट्सअपला आपल्या ग्रुपवर सेंड करू शकाल का तुम्ही? हो हो करता येईल आपल्याला, करता येईल आपल्याला. ओके ओके थैंक यू. जय हिंद भोंडे साहब, बहुत अच्छी तरह से सर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं. मैं भोलानाथ सिंह बोल रहा हूँ पूना से. अच्छा भोलानाथ सिंह जी बोलिए सर. जी बोलिए सर, आपके वचनों से मैं काफी प्रभावित हूँ और आज तो मैंने ऑल ओवर इंडिया आपकी बातों को भेज दिया है. जो जितने लोग जुड़े, कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वाराणसी से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, बाकी जगह से लोग जुड़े थे, आते हैं जुड़ते हैं. मैं सर एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे नॉर्मली जो हम लोग जो पिलो लगा करके सोते हैं, कहीं बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, सोफे पे बैठते हैं, तो नॉर्मली टीवी देखते वक्त हम लोग सर जो पीछे कर लेते हैं, तो जो पीछे का हिस्सा है जहाँ से हमारी सारी नसें हमारे मस्तिष्क में जाती हैं, वहीं से तो सारा कंट्रोल होता है. तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, लोगों को झपकियां आ जाती हैं, नींद आ जाती है. तो उन नसों का जो है, उन नसों, गर्दन की जो लास्ट हड्डी है, वहां से लेकर मनके से यहाँ से आगे तक का जो हम मालिश करते हैं, कौन सा तेल उपयोगी है, उसको किस तरह से मालिश करना है. दूसरा चीज जो है, जो हम बॉडी की जब मालिश करते हैं, हमको ऊपर से नीचे की तरफ जाना चाहिए या नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों तरफ चल सकते हैं? अच्छा ठीक है. तो पहला जो आपका सवाल है उसका मैं आंसर देता हूँ कि जो नसें ऐसे थोड़ी ब्लॉक हो जाती है, उसके कारण से फिर जो नींद आती है, तो वहां पर आप अगर औषधि तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बला तेल जो है, बला तेल जो बाजार में मिल जाता है कहीं किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पर, तो बला तेल का इस्तेमाल नागार्जुन फार्मेसी का या फिर केरला आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड का भी आप ले सकते हैं, ये उपलब्ध है तेल. तो उस तेल की मसाज करनी चाहिए. और दूसरा क्वेश्चन जो है सर का वो ये है कि ऊपर से नीचे मतलब मसाज करनी चाहिए, फिर नीचे से ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर करनी चाहिए. तो अगर पेशेंट हार्ट हाई बीपी का है, यानी उसे हाइपरटेंशन है, तो फिर हम नीचे से यानी हार्ट की तरफ से पैर के पंजे की तरफ, हार्ट से फिर पैर के पंजे की तरफ मसाज करेंगे अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है और हार्ट का पेशेंट है. अगर इसके अलावा पेशेंट है तो फिर अधिकतम पेशेंट में मसाज पैर के पंजे से शुरू करनी चाहिए और हार्ट की तरफ बढ़ना चाहिए. इससे सर्कुलेशन में हेल्प होता है और सर्कुलेशन जो स्टैग्नेशन हो गया है ब्लड का बॉडी में कहीं पर भी, तो वो स्टैग्नेशन दूर हो जाता है और शरीर के पेन्स उससे कम हो जाते हैं. बस हार्ट हाई बीपी के पेशेंट में ही ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है. दूसरा प्रश्न ये था सर, जो कि वहां पे बताया गया था, मुझे भी याद नहीं एक्चुअली में, जो कि जो अपनी जो पाँव की नसें वगैरह काली हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं लोगों को, वो तेल का कोई कॉम्बिनेशन बताया था डॉक्टर साहब ने. वो मुझे एक्चुअली आई थिंक नोट डाउन किया होगा, बट मुझे याद नहीं है. अगर आप उसके बारे में बता सकते हैं. हाँ बराबर है. तो एक जब मैं आया था तो एक सर का लेक्चर हुआ था और वो आपने जो बोला है काली नसें हो जाती है, तो उसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम बोली जाती है. वेरिकोज वेन यानी जो पैर के जो वेन्स होते हैं, वो उसमें जो वॉल्स होती है, वो वॉल्स बेकार हो जाती है. उसके कारण से फिर उसमें ब्लड जो है वो स्टैग्नेट होने लगता है, ऐसे भर जाता है ब्लड उसमें और वो नसें फिर फूल जाती है. तो इसमें एक
तेल आप निश्चित रूप से यूज कर सकते हैं। सुकुमार तेल करके आता है, सुकुमार तेल करके आता है, या फिर सहचर तेल करके आता है बाजार में। इसका इस्तेमाल आप वेरिकोज वेन के लिए कर सकते हैं। वेरिकोज वेन में बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलता है। अगर पर डे पेशेंट अगर मसाज करवा लेता है पैरों का, तो फिर इसमें जो पैर में जो पेन्स होते हैं वेरिकोज वेन के कारण से, तो वो फिर कम हो जाते हैं। इसमें फिर एक अभ्यंग के बाद में, यानी तेल लगाने के बाद में जो चावल होता है उसका भी मसाज करना चाहिए। अभी हम मसाज के बारे में ही बोल रहे हैं, तो इसलिए हम इस बात को बोल सकते हैं। जो चावल होता है उसे साठे तांदुल कहा जाता है, तंदुल कहा जाता है, यानी जो 60 दिन में पकता है, यानी खेती से वो उगता और घर में आता है 60 दिन में, तो उस चावल का इस्तेमाल इस मसाज को करने के लिए किया जाता है। तो क्या करना है, चावल को पकाते समय उसमें बाड़न शेपा डालनी है, उसमें थोड़ा सा जो नारियल होता है वो तो नारियल डालना है, थोड़ा सा नींबू डालना है उसमें, और एक पतला कपड़ा लेके चावल को पका के उस पतले कपड़े में उस चावल को डाल देना है, और फिर उस कपड़े से उसकी पोटली बनानी है, पोटली, और उस पोटली को बला नाम की एक जो औषधि रहती, उस औषधि का काढ़ा बना के उसमें डुबोना होता है, और फिर गरम गरम मसाज पोटली से गरम गरम मसाज करानी चाहिए। तो ये मसाज करने से वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम बहुत अधिक कम हो जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आज इतना ज्यादा नॉलेज आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम में, आपके शब्द और आपकी वॉइस इतनी क्लियर है कि आदमी इधर उधर बैठता नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। उसके लिए मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत अच्छा प्रेम मेरे प्रति है और मैं भाग्यशाली समझता हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने वो डोक्याला, कानाला आणि कळपाला तेल लावायला सांगितलं होतं, त्याच्याकडे प्रॉपरली तेल आहे तो आपलं घरचं कोणतेही तेल सांगितलं डोक्याला, हाँ, तो जो लोग पूरे शरीर पर अभ्यंग नहीं कर सकते या उनके पास उतना समय नहीं है, तो एक शॉर्टकट अभ्यंग में बताया है। शिरश्रवण पादेशुतम विशेषण शीलवेत, सर को तेल लगाए। अब इसमें आप ब्राह्मी तेल भी लगा सकते हैं, ठीक है। ब्राह्मी वनस्पति से सिद्ध किया हुआ जो तेल है वो भी आप ले, प्रॉब्लम है तो भृंगराज माका तेल जो है वो भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे तेल बालों के लिए बाजार में मिलते हैं, आप उससे भी मसाज करवा सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट हैं तो आप एक स्ट्रेसनिल ऑयल करके हिमालय का एक तेल आता है जो एंजाइटी में और डिप्रेशन में आप लगा सकते हैं, तो वो भी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और विशेषकर एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि आप अगर स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन से अगर परेशान है, ठीक है, डिप्रेशन से अगर परेशान है, कोई अगर परेशान है, तो उसे फिर दोनों नाक में 2-2 बूंद वचा तेल या फिर कोई भी तेल या फिर गाय का घी आप डालने को बोल सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। जैसे कि हम बाहर शरीर के ऊपर, चमड़ी के ऊपर तेल को मलते हैं, वैसे इंटरनल अंदर तेल का प्रयोग करने से भी बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलता है। हरिओम सर। सर जसं हरिओम, आम्ही जयश्री देशमुख बोलत आहे सर। जसं आपण मांसपेशींसाठी जसं मसाज करतो सर, तसंच हाडांचं जसं प्रॉब्लेम होऊन राहतो, जसं वयानुसार जसं हाड वर निघतात सर आपले, म्हणजे जसं बोन प्रॉब्लेम वगैरे होतात, तर त्याच्यासाठी युजेबल होईल का आपली ही मसाज थेरपी? बिलकुल होईल, कारण आता हड्डी जी आहे, म्हणजे हाड जे आहे, बोन जे आहे, तर ते वाताचं एक मुख्य स्थान सांगितलेलं आहे। आणि हे हाड जे वाढतात, जसं टाचेचं हाड वाढणे ज्याला कॅल्केनियन स्पर म्हणतात, तर या कंडिशन मध्ये टाचेची मसाज जी आहे ती फार उपयोगी असते। याच्यामध्ये टाचेची मसाज तर तुम्हाला करायचीच आहे, परंतु तुम्ही काय करायचं आहे, एक कटोरा घ्यायचा आहे, त्या कटोऱ्यामध्ये तेल गरम करून तो कटोरा तेलाने भरून घ्यायचा आहे
बुडवून ठेवायची आहे. साधारणतः 10 किंवा 15 मिनिटापर्यंत ती टाच बुडवून ठेवायची आहे. जिथे जिथे हड्डी वाढलेली आहे तर तिथं मसाज तर तुम्ही देऊ शकता, पण सोबत सोबत तैल अवगाह इस नाम से एक प्रोसीजर की जाती है कि जो भी हिस्सा है उस हिस्से को बिल्कुल 10 से 15 मिनट तक या आधे घंटे तक तेल में डुबोकर रखना है और उस तेल का जो टेम्परेचर है वो शरीर के टेम्परेचर से थोड़ा अधिक होना चाहिए. उसकी जो गर्माहट है तेल की वो हमें महसूस होनी चाहिए, उतना टेम्परेचर उस तेल का रखना है. अगर आप ऐसा करते हैं 15 दिन के लिए या फिर 21 दिन या महीने के लिए तो निश्चित रूप में इसमें बहुत अच्छे बदलाव देखने को मिलते हैं. इसके साथ साथ अन्य जो ट्रीटमेंट आप है ना नेचुरोपैथी में अन्य भी कुछ उपाय इसके लिए कराए जा सकते हैं, लेकिन एक साइड उपाय जो है ना, साइड जो प्रोसीजर है उसमें फिर मसाज को कराया जा सकता है. इससे हड्डी जो बड़ी है उससे जो पेन हो रहा है, उसमें जो दर्द हो रहा है वो दर्द इससे कम होगा ऐसा करने से. धन्यवाद सर. हाँ धन्यवाद मैडम. सर अगेन सर एक चीज मेरे को पूछना रह गया. किसी ने मेरे से पूछा था पालघर से, और ये नॉर्मल लोगों की प्रॉब्लम होती है कि कुछ जूता पहनने से, कुछ स्पेसिफिक टाइप के जूते पहनने से जो है पाँव के एड़ी में दर्द चालू हो जाता है और वो दर्द काफी तकलीफ देता है लोगों को. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे मालिश करें या क्या उसका इलाज करें सर, क्योंकि और नॉर्मल कोई चीज तो दिखता नहीं उसके लिए. हाँ बराबर. अभी इसमें अभ्यंग करने से तो फायदा होगा, लेकिन उससे और ज्यादा परफेक्शन अगर आप चाहते हैं एडी के दर्द के लिए तो फिर इसमें एक अग्नि कर्म किया जाता है. जैसे तेल थोड़ा सा ज्यादा गर्म करके थोड़ा सा सहन होने से भी थोड़ा परे, इतना गर्म होना चाहिए वो, और बूंद तेल एडी पर डालना है. और जैसे बूंद तेल एडी पर डालेंगे तो उसका एक चटका बैठेगा वहां पर. ऐसा करने से आप तुरंत, मैं तो कहता हूं कि एक थोड़ा सा जब आप करेंगे तो उसके बाद में पेशेंट बोलेगा कि मेरा 50% दर्द कम हो गया है. इसे तैल अग्निकर्म कहते हैं. तैल अग्निकर्म भी कर सकते हैं, और शलाका जो रहती है ताम्र धातु की शलाका, उससे भी आप कर सकते हैं. अभी जो मैंने बताया आपको कि एक द्रोणी लेनी है, उसमें तेल भरना है और उस तेल में एडी को आधे घंटे तक डुबो कर रखना है, और उस तेल का टेम्परेचर जो है वो अच्छे से रखना है. यानी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो उस जो तेल हम यूज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर आप शरीर से थोड़ा सा ज्यादा रखें, है ना, 42 तक, 45 तक उस तेल का टेम्परेचर रखें. तो इससे बहुत अच्छा फायदा एडी के दर्द में, हील पेन में देखने को मिलता है. थैंक यू सर. थैंक यू. हरिओम सर. गांगुड़े सर. हेलो. हाँ सर, तुमचा फॅन बंद करा. तुमचा आवाज ऐकू येत नाहीये. माझा प्रश्न आहे तुम्ही कोणता ठीक आहे, मी नंतर विचारतो. हॅलो. हाँ हेलो मॅडम बोला. नमस्कार, मी अर्चना कदम. हाँ मॅडम, अर्चना मॅडम बोला. सर, कप बाहेर काढण्यासाठी, छातीमधला कप बाहेर म्हणजे पातळ होण्यासाठी काही मसाज वगैरे आहे का, किंवा एखाद्या तेलाने? नाभीपासून बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये स्पेशली तुम्ही सरसो तेल घ्या, राईचं जे तेल आहे, कच्च्या राईचं तेल, ते तेल घ्या आणि नाभीपासून तर कंठापर्यंत मसाज करा. छातीवर पण मसाज करायची आहे आणि पाठीवर सुद्धा मसाज करायची. आणि पाठीवर ते वरून खाली की खालून वर? नाही, खालून वर, म्हणजे नाभीपासून तर कंठाकडे आणि गळ्याकडे मसाज करायची. हा, समोरच्या भागाला. आणि पाठीला तसंच का? याच्यामध्ये तुम्हाला थोडस अजून जर इफेक्ट चांगला आणायचा असेल तर सरसो तेलामध्ये सैंधव नमक थोडंसं टाकायचं आहे. सैंधव नमक
खूप माहिती मिळाली आज. धन्यवाद. हॅलो नमस्कार सर. नरेंद्र सर, तुम्ही तुमचा मोबाईल जो आहे तो use करा. योगाभ्यास करण्याआधी आपण जे करावं ते नंतर केलं आधी. काही पालक आम्हाला प्रश्न विचारतात की योगाला येण्याच्या आधी अभ्यास करायला पाहिजे की नंतर करायला पाहिजे. मसाज का? हो, मसाज किंवा अभ्यास. असा विशेष काही नियम नाहीये. योगच्या अगोदरही करू शकता, योगच्या नंतर सुद्धा करू शकता. फक्त थोडा गॅप ठेवायचा योगाभ्यास करण्याच्या अगोदर आणि नंतर. साधारणतः 15-20 मिनिटाचा जर गॅप ठेवला तर अभ्यंग हा अगोदरही होऊ शकतो आणि नंतर येऊ शकतो, है ना. पण पूर्ण अंग चिकट होईल. प्रथम जर अभ्यंग केला आणि नंतर जर तुम्ही मसाज हे करताय, योग करताय, तर पूर्ण अंग चिकट होऊन जाईल तुमचं, त्यामुळे तुम्हाला कम्फर्ट वाटतं. म्हणून योग झाल्यानंतर तुम्ही अभ्यंग करा. धन्यवाद. आणि दुसरा प्रश्न असा आहे की आता व्हेरिकोज वेल्ससाठी सांगितलं, व्हेरिकोज वेल्स मध्ये पण थोडं स्वेलिंग वगैरे असते पायावर, तर त्याला पोटलीचा जो शेक आहे तो चालेल नाही. तुमचा आवाज क्लिअर येत नाहीये. मला वाटतं फॅन चालू आहे का तुमचा? फॅन, कूलर? मी फॅक्टरीमध्ये ना त्याचा मशिनरी आवाज येतो. हा, तेच म्हटलंय, मशीन वगैरे आवाज येतो. मी एकदम स्टोर रूम मध्ये आलो आता. त्या गोष्टी नरेंद्र सर, तुम्ही फक्त त्या वस्तूवर तुम्ही थोडंसं दूर येऊन बोलू शकता का? त्या वस्तून थोडंसं दूर म्हणजे तुमचा आवाज थोडी क्लिअर येईल आम्हाला. दुसरा प्रश्न असा आहे की आपल्याला आपण व्हेरिकोज मध्ये स्वेलिंग असते ना कधीतरी, तर त्याला पण आपण पोटली शेक करू शकतो का? याबद्दल भोलानाथ सिंग जी आहेत त्यांनी प्रश्न केला होता आणि मी याचं उत्तर दिलेलं आहे. तर पोटली करू शकतो ना, शेक करू शकतो. व्हेरिकोज वेन साठी तर करायचंच आहे. त्यात स्वेलिंग असताना त्यात पण स्वेलिंग असू शकते ना? व्हेरिकोज वेन जर आहेत आणि बाकी जर काही प्रॉब्लेम नाहीये तर करू शकतो. कारण व्हेरिकोज वेनचं सुद्धा एक स्वेलिंग राहते. तर त्या स्वेलिंग म्हणजे हा पोटली मसाज करणेच आहे. म्हणजे तिथं कंपल्सरी आपण हा मसाज देतोच आहे. ओके, धन्यवाद सर. ओके, धन्यवाद सर. नरेंद्र सर. समीक्षा मॅम बोलणार होत्या? हॅलो हॅलो हरिओम सर. हरिओम. सर काही पेशंट खूप हायपर असतात किंवा डिप्रेशन मध्ये असतात, तर त्यांच्यासाठी म्हणजे कंटिन्यू मसाज केलेली बेटर राहील की गॅप चालेल? मसाज जो आहे हा कंटिन्यू केला तरी चालतो आणि उपचार म्हणून तर कमीत कमी 15 ते 20 दिवस, 10-15 दिवस मसाज देणे अपेक्षित असते. काहींना पहिल्या दिवशी सुद्धा रिझल्ट जाणवतात मसाजचे, परंतु आपण हे कन्सिडर नाही करायचं आहे की सगळ्यांनाच म्हणजे रिझल्ट पहिल्या दुसऱ्या दिवशी येतील. म्हणून तुम्ही थोडासा कमीत कमी 10 दिवसाचा मसाज जर पेशंट आहेत तर त्यांना तुम्ही मसाज द्या. सेन्सिटिव्ह असो किंवा कुठलाही पेशंट असो, अशा पेशंटला कमीत कमी 10 दिवसाचा मसाज द्यायचा आहे. तेव्हा चांगले रिझल्ट आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि सर अजून एक प्रश्न होता माझा. हॅलो सर, आपण मसाज देताना कधी कधी काही पेशंटचं वेट खूप असतं. योग आणि प्राणायाममुळे तर चालूच आहे, पण पोटाचा भाग जो आहे, सेंटर भाग खूप वाढलेला असतो. त्याच्यासाठी स्पेशली कोणतं ऑइल किंवा काही टेक्निक्स आहे त्याच्यामुळे मसाजद्वारे आपण लवकरात लवकर रिझल्ट देऊ शकू? तर वेट लॉस करवण्यासाठी त्रिफलादी तेल जे आहे, त्रिफलादी तेल म्हणजे त्रिफळा जो आहे, किरडा, बेहडा आणि आवळा यापासून सिद्ध केलेलं तेल, हे तुम्ही ओबेस पेशंट जे असतात, म्हणजे जे मेदस्वी असतात, ज्यांची फॅट्स खूप वाढलेले आहेत, तर अशा पेशंटसाठी तुम्ही हे तेल वापरू शकता. त्याच्यानंतर एक क्षार तेल म्हणून येतं मेडिकलला, तुम्हाला आयुर्वेद मेडिकलला मिळून जाईल क्षार तेल. तर या तेलाचा उपयोग सुद्धा मसाज साठी तुम्ही करू शकता, जेणेकरून फॅट्स जे आहेत, चरबी जी आहे ती कमी करता येईल. पण फॅट्स आणि चरबी कमी करण्यासाठी मसाज तर उपयुक्त आहेच, पण त्याच्यानंतर जर तुम्ही स्टीमिंग केलं, म्हणजे स्टीम बाथ जर पेशंटला करवलं तर फॅट्स अधिक चांगल्या प्रकारे कमी होतील. अभ्यंग हा विषय होता म्हणून मी स्टीम बद्दल बोललो नाही, पण अभ्यंग केल्यानंतर जे मेदस्वी आहेत
किंवा जे ओबेज आहेत, ज्यांचं वजन वाढलेलं आहे, त्यांनी स्टीम बाथ घेणं कंपल्सरी आहे. स्टीम बाथ जर घेतलं तर त्यांचं वजन खूप चांगल्या प्रकारे कमी येईल. ठीक आहे ना? खूप खूप धन्यवाद सर. भाषा इझिली आहे तुमची की लगेच समजलं जातं. खूप खूप धन्यवाद सर. धन्यवाद. नमस्कार, मला जे विचारायचं होतं. हरिओम सर. हा, हरिओम, बोला. सर थायरॉइड साठी कोणता मसाज करायचा? थायरॉइड साठी थायरॉइड हा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आहे, म्हणजे ज्याला आपण चयापचयाशी संबंधित विकार म्हणू शकतो. तर अशामध्ये मसाज असं स्पेसिफिक काही नाहीये. तर तिळाचा तेलाचा, सीसम तेलाचा किंवा सरसो तेलाचाही मसाज तुम्ही करू शकता. पण थायरॉइड हे जे प्रकरण आहे हे फक्त मसाजनी सॉल्व्ह होणारं प्रकरण नाहीये. ठीक आहे, त्यांनी फायदा निश्चित होणार आहे. थायरॉइडच्या पेशंटमध्ये फायदा निश्चित होणार आहे, परंतु त्यासोबत सोबत अन्य ज्या तत्वचिकित्सा आहेत, जसं आकाश तत्व आहे, त्याच्यामध्ये उपवास आहेत काही सांगितलेले, ते तुम्ही करू शकता. जलोपचार मध्ये बस्ती आहे, वमन आहे, या गोष्टी तुम्ही करून घेऊ शकता त्या पेशंटसाठी. आणि सोबत सोबत त्याला मसाज पण द्या. पण मसाजचा एवढा इम्पॉर्टन्स थायरॉइडच्या पेशंटला राहणार नाही. ओके सर, थँक्यू. हॅलो, हा नमस्कार. मला जे विचारायचं होतं, डाव्या पायाचा गुडघा आहे ना, त्याची थोडी झीज झालेली आहे, मग त्याच्यासाठी काय मसाज आहे? परत प्रश्न पुन्हा विचारा. डावा पाय आहे ना, त्याची गुडघ्याची झीज झालेली आहे थोडी, मग त्याच्यासाठी थोडा तळवा याने अभ्यंग द्यायचा आहे आणि तेलामध्ये एक गॉस तयार करून, म्हणजे गॉस तयार करून तुम्ही त्याची पट्टी देऊ शकता, किंवा जाड कपडा जर असेल तर तो तेलामध्ये डुबवून गुडघ्यावरती ठेवायचा आहे आणि बराच वेळपर्यंत, अर्ध्या पाऊण तासापर्यंत ते झीज तेल ऍब्सॉर्ब होतं आतमध्ये, पेनिट्रेट होऊन तिथली जी झीज आहे ती भरून यायला मदत होते. असा एक भाग सुद्धा अभ्यंगानंतर करायचा आहे. म्हणजे गुडघ्याच्या पेशंटला चांगला फायदा यामध्ये लक्षात येईल. एस्पेशली जे आता तुम्ही विचारलं की झीज झालेली आहे गुडघ्याची, म्हणजे तिथलं गुडघ्यातलं तेल कमी झालेलं आहे, तर अशा पेशंटसाठी तुम्ही हा प्रयोग जो आहे, ज्याला आम्ही हे म्हणतो परिषेक किंवा अवघात नाही म्हणता येणार, पण एक घडी देणे किंवा तिथं एक पट्टी देणे, असा एक भाग, तेलाचा भाग जो आहे ठेवता येईल. हॅलो सर, मांडीवरील नसा हिरव्या झालेल्या आहेत, त्याबद्दल कोणतं तेल वापरता येईल? काय म्हटलं? मांडीवरच्या नसा हिरव्या झालेल्या आहेत आणि झालेल्या आहेत, सुटलेल्या आहेत. मांडीवरच्या रेषा ज्या आहेत त्या मांडीवरच्या रेषा हिरव्या झालेल्या आहेत, तर त्यासाठी कोणतं तेल वापरता येईल? तर याला भोलानाथ सिंगजींनी एक प्रश्न विचारला होता, व्हेरिकोज व्हेन. तर मला असं वाटतं की हा व्हेरिकोज व्हेनचाच प्रॉब्लेम आहे. तर यासाठी तुम्ही बला तेल किंवा क्षीर बला तेल किंवा सुकुमार तेल वापरायचं आहे आणि त्यानंतर भाताच्या पोटलीचा शेक त्याच्यावरती करायचा आहे. साठे तांदूळ जे आहेत, 60 दिवसात पिकणारा तांदूळ म्हणजे साठे तांदूळ, हा तांदूळ याची एक पोटली तयार करून त्या पोटलीने तिथं मसाज करायचा आहे, म्हणजे तुम्हाला चांगला फायदा दिसून येईल. काही खाण्याचं पथ्य कसं खाण्याचं पथ्य, वजन जर वाढलेलं असेल तर वजन कमी करा. त्याच्यानंतर चालण्याचा अभ्यास जो आहे तो तर तुम्ही करू शकता, पण बेटर वे तुम्ही सर्वांगासन किंवा शीर्षासन जर लावता येत असेल तर शीर्षासन हा भाग करायचा आहे. म्हणजे तिथं तुंबलेलं जे काही रक्त आहे ते सिस्टेमिक सर्क्युलेशन मध्ये येऊन जाईल आणि दुखणं जे आहे तिथलं मांडीतलं दुखणं जे आहे ते त्यामुळे कमी होऊन जाईल. बाकी मीठ जे आहे ते जेवणामध्ये कमी प्रमाणात घ्या, किंवा सॉल्टी आयटम जे आहेत, फरसाण वगैरे, चिवडा वगैरे, ह्या गोष्टी टाळा. आणि तेल जे आहे भाजीतलं खाण्यापेक्षा कच्चं तेल तुम्ही खाऊ शकता. थँक्यू सर. त्याला तेल कुठलं वापरायचं डॉक्टर? गुडघ्याची झीज, तिथे नारायण तेल किंवा महानारायण तेल तुम्ही वापरू शकता.
आणि स्वेलिंग जर असेल तर विषगर्भ तेल नावाने एक तेल येतं, ते पण वापरू शकता. शिजवायचं, त्याला परिचय घ्यायचा. हरिओम, बोला. तुम्ही आता जॉईन हाँ झाले. मैं बोल रही हूँ उज्ज्वला। म्हणतात हाँ, बोलिए उज्ज्वला जी. चॅट मारा मीटिंगला. सर अभी तक मैं आपको सारे सवाल मतलब देख रही हूँ, मतलब नहीं, अच्छे से आप गाइडेंस कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, हमारे जॉइंट में दर्द होते हैं, जिनको अथराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, घुटने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों को कौन सी मसाज देना है? वो ठीक नहीं हो रहा, बैठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते, ऐसे लोगों को क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे, मसाज कैसे देंगे जो जरूरी वो बेंडिंग हो जाए, उतना बोलने लगे। तो बंद कर दे रे बिल्कुल, बाबा. ऐसे लोगों को भी मसाज दे सकते हैं. बाकी आपने एक ध्यान में रखना है कि अगर बहुत ज्यादा स्वेलिंग है जॉइंट्स के ऊपर, तो उस समय मसाज नहीं करनी है. और अगर करनी है तो फिर एक विषगर्भ तेल आता है, उससे आप मसाज दे सकते हैं. मसाज देते समय हल्की हल्की मसाज देनी है, ठीक है. और खासकर पंजे को अगर मसाज दी जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि सुजोग थेरेपी में एक पंजा एक शरीर रहता है. और अगर टॉपिकल मसाज नहीं दे सकते, मान लो यहाँ पर अगर स्वेलिंग है और यहाँ पर दर्द है और यहाँ पर हम मसाज नहीं दे सकते स्वेलिंग होने के कारण, फिर पंजे के ऊपर मसाज देनी है, तो इसका जो परिणाम है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. तर अगर टोंगड्यामध्ये असेल प्रॉब्लेम, पायाला द्यायची का मसाज? गुडघ्यामध्ये जर मसाज, कटी भागाच्या खाली जर प्रॉब्लेम आहे, गुडघ्याला आहे, तर मग पायाच्या पंजाला मसाज देणं अधिक हितकर राहते, अधिक आपल्याला फायदेकर राहते. त्याच्यामध्ये पायाला द्यायची आहे मसाज, पायाच्या पंजाला. प्रदीप सर, तुमचा माईक बंद करा. प्रदीप सर. ठीक आहे, मला असं वाटते जवळजवळ प्रश्न संपलेले आहेत. हरिओम सर, माझा एक प्रश्न आहे, जसा हातापायात जर मुंग्या येतात सर, उजव्या हातात जास्त मुंग्या येत आहे, तर आपण त्याला मसाज करू शकतो का मग? बिलकुल, याच्यामध्ये तर तुम्ही मसाज करायला पाहिजे. मुंग्या येणे हा प्रकार अधिकतम रक्तप्रवाहाशी संबंधित आणि मेंदूच्या नाड्याशी संबंधित असतो. सर्वप्रथम आपण रक्तवाहिन्याशी संबंधित जर मुंग्या येणे हा प्रकार जर लक्षात घेतला, तर मसाजनी खूप चांगला फायदा तुम्हाला तिथं दिसून येतो. आणि मेंदूच्या ज्या नाड्या ज्याला आपण नर्व्स म्हणतो, तर या संबंधित जर विकृती तिथं निर्माण झालेली असेल तर मसाज करून फायदा होईल, पण पूर्ण फायदा तिथं आपल्याला दिसणार नाही. बाकी काही उपचार करणं अपेक्षित असणार आहे तिथे. पण सर्क्युलेशनशी संबंधित जे ब्लड सर्क्युलेशन आहे त्याच्याशी संबंधित जर मुंग्या येणे हा प्रकार असेल, तर मसाज केल्याने पहिल्या किंवा दुसऱ्याच दिवशी तुम्हाला त्याच्यामध्ये फायदा पाहायला मिळेल. धन्यवाद सर. पण त्याचबरोबर सर, उजव्या हातामध्येच प्रॉब्लेम असा आहे की सर तिथलं जे ढोपर आहे ना, तिथे थोडी हड्डी निघाली आहे सर, आणि हड्डीमध्ये पेन आहे, म्हणजे असं फोल्ड नाही करता येत तो हात, तर मग काय करायचं त्याच्यासाठी? त्याच्यासाठी मसाजच करायची आहे. आणि असा आता हा जो भाग आहे, तुमचं असं म्हणणं आहे की या पार्टला म्हणजे एल्बोला प्रॉब्लेम आहे, तर एका कटोऱ्यामध्ये तेल घ्यायचं आहे आणि ते तेल गरम करून, तिळाचं तेल सुद्धा घेऊ शकता, सरसो तेल सुद्धा घेऊ शकता, किंवा सिद्ध तेल जर घ्यायचं असेल तर नारळ तेल घेऊ शकता. तर ते तेल गरम करायचं आहे आणि हा कुंभा जो आहे हा त्याच्यामध्ये डुबवायचा आहे, असा अर्धा तासपर्यंत. ठीक आहे. असं एक 5 दिवस करा आणि मला प्रत्युत्तर तुम्ही द्या की फायदा झाला की नाही झालाय. ओके सर, हो, धन्यवाद सर. नक्की करेल मी घरी सर. हो. काही नाही हो, 2 मिनिटं होते, जास्त वेळ राहते का? ते 2 मिनिट पण खूप झाले. साधारणतः 15 मिनिट पुढे गेली मीटिंग. हो सर. 4:15 वाजलेत आणि बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आपण सॉल्व्ह केले सर. धन्यवाद सर त्याबद्दल. आजच्या क्लासमध्ये सर आपण मसाजचे वेगवेगळे प्रकार, म्हणजे आपण रिंगिंग मसाज, रोलिंग मसाज,
हँगिंग मसाज अशा वेगवेगळ्या मसाज प्रकारात ओके मग करता म्हणा आता बंद कोण करेल बंद कोण टाकायचं अशाच एक प्रकारे आपण आता ज्यांचं सकाळ सकाळ नाटक येतं संध्याकाळी कुठली पद्धती तुम्हाला त्यात नाश्ता वगैरे करून येतच नाही नाही आणखी मला काही प्रश्न विचारायचा आहे का? मला त्याची चार्ज वरती हॅलो धन्यवाद सर, आपण खूप छान मार्गदर्शन यावेळी केलेलं आहे. मनीषा मॅम बोला. मनीषा हा सर माझा फक्त एकच प्रश्न आहे. सर आपण सांगितलं होतं ते गुडघ्याची जी झाली असते ना त्याच्यासाठी ते तेल सांगितलं होतं नारायणी किंवा नारायणी तेल. अजून ते एक दुसरं नाव कोणतं होतं सर? महाबुलाज स्वेलिंग जर असेल, तिथं सूज जर असेल तर विषगर्भ तेल एक येतं, विषगर्भ तेल. त्याचा उपयोग तुम्ही करायचा. विषगर्भ विषगर्भ. विषगर्भ बरोबर आहे. ओके बस तेवढाच प्रश्न होता सर. धन्यवाद. ओके धन्यवाद. तर खूप छान आज आपलं मार्गदर्शन झालं सर आणि भरपूर जवळपास 100 पेक्षा जास्त लोकांनी या आपल्या आजच्या क्लासचा लाभ घेतलेला आहे आणि बरेच विद्यार्थी म्हणजे काही विद्यार्थी होते, काही सर्वसाधारण नागरिक होते आणि काही डॉक्टर्स आपल्या या मीटिंगला जुळलेले होते, काही पोलीसही आपल्या मीटिंगला जुळलेले होते. अशा सगळ्या पद्धतीचे ज्यांना आणि शिक्षक वगैरे जुळलेले होते, हे बरेच लोक जुळलेत आणि असंच प्रेम पळत मिळत राहील. खूप सारे विद्यार्थी आणि तुमचे जे क्लास आहेत, तुमचं जे भाषा शैली आहे त्यातून लोकांना भाषा खूप आवडलेली आहे आणि फुल कॉन्फिडन्सने तुम्ही तुमचं जे गाईड असते ते करता आणि बऱ्याच गोष्टी असतात छोट्या मोठ्या की त्या आधी माहित नसतात. खूप बारीक सारीक गोष्टी तुमच्या या क्लासमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकायला मिळतात. धन्यवाद सर. असेच क्लास आपण पुढे घेत आहोत आणि आजचा क्लास आपण इथंच थांबूयात. खूप खूप धन्यवाद सर. पाटील सर आपला आधारस्तंभ आहे आणि ते खूप भरपूर म्हणजे इंटरेस्ट घेतात आणि सर तेवढा वेळ देतात. नियोजन सरांचं खूप चांगलं आहे. त्यामुळं खूप खूप म्हणजे तुमची प्रगती हो. तुमच्या कॉलेजमध्ये खूप सारे विद्यार्थी आहे ना या मार्गातून ऍडमिशन आणि खूप आवश्यकता आहे सर. तुम्ही जे करत आहे तर तुम्ही खूप मोठे कष्ट घेत आहे. कारण निसर्गोपचार कॉलेज चालवणं सोपी गोष्ट नाहीये. इथून असं आहे की खाणीतून खूप खोल खोदून कुठून तरी एक छोटस काहीतरी काढण्यासारखा हा भाग असतो आणि तुम्ही ते कार्य करताय. लोकांना निसर्गोपचार योगाचा मार्ग तुम्ही दाखवताय. तुमच्या माध्यमातून अनेक मुलांना हा मार्ग दिसलेला आहे आणि नैसर्गिक पद्धतीने ते मुलं स्वतः आणि दुसऱ्यांसाठी आरोग्य मिळवत आहेत. याचं सर्व श्रेय तुम्हाला जाते. तुम्हाला सुद्धा याच्यामध्ये पुण्यप्राप्ती होणार आहे सर. नाही सर, सगळ्यांच्या सहकार्यानेच हे शक्य आहे आणि मुलांना जास्तीत जास्त गायडन्स व्हावं हा आपला एक प्रामाणिक उद्देश. जास्तीत जास्त मुलांना गाईड व्हावं आणि त्यांनी त्यांचा रोजगार उभा करावा. त्यांनी त्यांच्या रोजगारात म्हणजे त्यांच्या शिक्षण घेऊन त्यांनी आपला रोजगार वेगवेगळे रोजगार जसे मिळवतात तसा हा या विषयात करिअर करावं. या उद्देशाने आपण त्यांना जास्तीत जास्त गायडन्स करण्याचा आपला उद्देश असतो. बरोबर. इथंच आपण आजची हे लांबलेली मीटिंग 20 मिनिटं पुढे लांबलेली मीटिंग आपण इथं स्टॉप करूया. धन्यवाद सर. धन्यवाद. व्हेरी गुड सर. थँक्यू सर. सरांचा फोटो